नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उस रात के बाद मुझे सारे ऑर्डर रात वाले ही मिलते थे। मैं मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि रात के ऑर्डर में कमीशन ज़्यादा मिलता था। दरअसल मैं एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में रिपेयरिंग का काम करता था। लोग उन कंपनियों के स्टोर से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते और खराबी हो जाने पर कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करते। कंपनी के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव पूछ लेते कि वो किस समय पर हैं। कुछ लोगों के पास दिन में टाइम नहीं होता, इसलिए वो रात वाली सर्विसेज मांगते थे। हर कोई रात वाली शिफ्ट के लिए हाँ नहीं करता, मगर मैं हाँ कर देता था क्योंकि मैं इस शहर में अकेला रहता था और मेरा परिवार गांव में बसा हुआ था। मेरे भैया भाभी शहर में रहते थे पर मेरे साथ नहीं रहते थे। घर का किराया देना होता था और माँ बाप को पैसे भी भेजने होते थे। ऐसे में मुझे लगता था कि मैं जितना कमाऊं उतना कम। मेरा तो मन था कि मैं अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलूं और मुझे यकीन भी था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। फिर अपनी पसंद की गांव की गोरी से शादी करूंगा और परिवार बसाऊंगा। बस इसी चक्कर में रात दिन पैसा कमाकर जोड़ने में लगा रहता था। पहली बार किसी ने रात 10 बजे की सर्विस मांगी तो कंपनी वालों ने मुझे जल्दी से फ़ोन कर दिया। मैंने एड्रेस पूछा और अपना बैग उठाकर अपनी बाइक पर निकल पड़ा। बिल्डिंग के नीचे आने पर मैंने गार्ड को अपने बारे में बताया और उसने मुझे लिफ्ट से 10वें फ्लोर पर जाने के लिए कहा। थोड़ी देर में ही उस फ्लैट के सामने था। घंटी बजाने पर दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने उस नंबर पर कॉल किया जो मुझे कंपनी वालों ने दिया था। मेरे फ़ोन की बेल बजाते ही दरवाज़ा खुल गया और मैंने झटके से फ़ोन काट दिया। मैंने देखा एक आदमी लगभग 45 साल का था। उसने मुझे अंदर बुलाकर कहा, ठीक से सर्विस करना वरना कल तुम्हारे स्टोर पर इस कबाड़ को फेंक आऊँगा। उस आदमी से शराब की गंध आ रही थी। मैं समझ गया कि उसने शराब पी रखी है। मैंने उसे कुछ कहना ठीक नहीं समझा और उसका होम थिएटर ठीक करने लग गया। घर में उसके अलावा एक लड़की भी थी जो मुश्किल से 22-23 साल की होगी। उसने मुझे पानी उसने मुझसे पानी पूछा और मैंने मना नहीं किया। वो पानी रखकर जाने को हुई तो तभी उस आदमी ने उसे आवाज़ लगाई और वो कमरे में चली गई। कुछ देर बाद दोनों की लड़ने की आवाज़ आने लगी। मैंने अपने काम करने की स्पीड बढ़ा दी, मगर एक चीख और रोने की आवाज़ के साथ मेरा ध्यान उधर चला गया। कुछ मिनट बाद लड़की बाहर रोती हुई निकली। उसके हाथ में बैग था। वो तेज कदमों से फ्लैट से निकल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अंदर जाकर देखा तो वो आदमी लहूलुहान जमीन पर गिरा हुआ था। मेरी सांस अटक गई। मैंने भी अपना बैग उठाया और वहां से भागा। जब तक घर नहीं पहुंच गया तब तक सांस नहीं ली। घर पहुंचकर मैंने कंपनी को सर्विस कैंसिल होने का मैसेज कर दिया। सारी रात नींद नहीं आई। मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि वो आदमी ठीक हो, मगर होनी तो हो चुकी थी। अखबार में उसके कत्ल होने की खबर पढ़कर मेरे तो होश उड़ गए। अब मुझे पता चल गया था कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ। मैंने कंपनी छोड़ दी, किराए का मकान खाली किया और वापस अपने गांव आ गया। 2 महीने तक गांव रहा, फिर एक दिन हिम्मत करके शहर वापस आ गया। किसी दुकान में काम मिला ही था कि एक दिन पुलिस मुझे पकड़कर ले गई। मुझे बहुत मारा गया। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, पर जब तक वो लड़की नहीं मिल जाती मुझे पुलिस छोड़ने को तैयार नहीं थी। मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने मुझे छुड़ाने की बहुत कोशिश की। आखिरकार 1 साल जेल में रहने के बाद मैं बाहर निकल ही आया। बाहर आकर सब कुछ बदल चुका था। अब कोई दोस्त नहीं था,
कोई नौकरी नहीं थी, और तो और सब सपने हवा हो गए थे। बाबा की जमा पूंजी मुझे छुड़ाने में लग गई। वापस गांव जाकर भी मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। कभी लगा कि आत्महत्या कर लो, पर अपने बूढ़े माँ बाप का मुंह देखा तो मैं उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। दिन बीतते गए, मुझे ज़बरदस्त डिप्रेशन हो गया था। एक दिन मुझे एक फ़ोन आया और उसने मुझे नौकरी देने के लिए शहर में बुलाया। स्टेशन पर पहुंचा ही था कि मुझे वहीं से उठा लिया गया। मेरा किडनैप हो चुका था। मुझे शहर से दूर एक बंद मकान में लाया गया। कुछ लोगों ने पहले मुझे बहुत मारा, और फिर एक आदमी मेरे सामने आया जो शायद उनका बॉस था, और उसके साथ वो फ्लैट वाली लड़की भी थी। मैं समझ गया कि कहानी क्या है। मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़ दो, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कुछ महीने में उनके साथ रहा। वो लोग मुझे बहुत मारते थे और मुझसे अपना काम भी करवाते थे। एक रात तो मेरा ज़बरदस्ती शोषण भी किया गया। मैंने सोच लिया कि अब इनकी बंदूक से ही मैं अपना जीवन खत्म कर लूँगा। ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा। जिस दिन मैंने खुद को खत्म करने की सोची, उस दिन उन लोगों की आपस में मुठभेड़ हो गई। मैंने मौका देखकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वो लोग भागने को हुए। अगर मैंने मरने का नाटक न किया होता तो वो मुझे भी अपने साथ ले जाते या फिर मार डालते। पुलिस पहुंची और उन्होंने सबको पकड़ लिया। वो लड़की भी पकड़ी गई। पुलिस मुझे भी अपने साथ ले गई। पूछताछ करने पर पता लगा कि वो लोग ड्रग्स का धंधा करते थे। वो आदमी उनका ही डीलर था। वो लड़की को कलकत्ता से खरीद कर लाया था। पैसों की बात पर लड़ाई हो गई और उसने उसको मार दिया। ये मुझे भी कभी न कभी मार डालते। पुलिस ने मुझे 1-2 महीने रखा और फिर सरकारी गवाह बनने का कहकर छोड़ दिया। मेरे भैया भाभी ने मुझसे कोई नाता नहीं रखा। मेरी माँ मेरा गायब होने के सदमे में गुजर गई। पिता ने ज़मीन बेचकर मुझे पैसे दिए ताकि मैं कुछ नया शुरू कर सकूं। मैंने शहर से दूर हाईवे के किनारे अपनी एक रिपेयरिंग की शॉप खोली। यहाँ मैं कितने अपराध होते देखता। मुझे अपने इसी कत्ल वाले केस के लिए हर तारीख को कोर्ट पहुँचना होता था। मैं कई बार हाईवे पर होने वाले अपराधों के बारे में पुलिस को बताया करता। धीरे धीरे मैं पुलिस का स्ट्रिंगर बन गया, जिसे आम भाषा में खबरी कहते हैं। मेरी जिंदगी इसी तरह से बीत रही थी और मुझे कदम कदम पर आजमा भी रही थी। अपराधियों को पकड़वाने के कारण कई धमकी भरे फोन मुझे आते और मैं पुलिस का सहारा लेकर उन लोगों को उनके अंजाम पर पहुंचाता रहा। मुझे पुलिस विभाग से ट्रेनिंग मिली और फिर ट्रेनिंग के बाद स्पेशल सेल में डालने की सिफारिश एक आदमी और कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर द्वारा की गई। पूरे 2 साल बाद में पुलिस की स्पेशल स्क्वाड्रन टीम का हिस्सा बन गया। अब मैं ड्रग माफिया से जुड़े अपराधियों को पकड़वाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। मुझे आज भी ये बात समझ में नहीं आती कि मैं उस रात को अपनी ज़िंदगी की सबसे काली रात मानूं या फिर एक ऐसी रात जिसके बाद सुबह होती है तो रात का अंधेरा याद नहीं रहता। जिंदगी कब किसको किस मोड़ पर क्या दे दे या फिर उससे क्या छीन ले, ये राज वक्त की गहराई में ही छिपा हुआ है और हमेशा छिपा रहेगा। पर अब मुझ में एक बदलाव और आ गया है कि अब मैं कुछ नहीं सोचता, बस वर्तमान में जीने की जद्दोजहद में ही मेरा मकसद है। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस घटना को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।